हेलो चेक। तो कैमरा सेट हो चुका है और अब हम ऑफिशियली देखिए, चूंकि ठंड भी हो रही है, बच्चे हैं कुछ जो इंतजार कर रहे हैं, गार्जियन उनको लेकर के आए हुए हैं। हालांकि हमसे कहा गया है कि वो लोग थोड़े रुक करके पार्टिसिपेट करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी एडल्ट पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक नाम नहीं दिया है, आप प्लीज आके नाम दे दें। और देखिए, हमारी टीम की एक खासियत है, या यहाँ पे जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं जैसे उज्जवल है या अंकित आए थे, और भी लोग हैं जिन्होंने इस चीज को समझ लिया है कारवा को। हम इस चीज की परवाह नहीं करते कि दर्शक कितने जुटेंगे, श्रोता कितने जुटेंगे। हमने ये देखा है पिछले 1 साल में कि दर्शक आते हैं, एकदम से आ जाते हैं, कभी नहीं भी आते। ठीक है ना? तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए ये कोई स्पॉन्सर्ड प्लेटफॉर्म नहीं है, और जैसा कि मैंने पहले भी बोल दिया है कि ये कोई टैलेंट हंट या रियलिटी शो नहीं है जहां पे बहुत सारे लोग उसको लगे रहते हैं। आपको बताऊं तो कारवा की जितनी भी पब्लिसिटी होती है वो वर्ड ऑफ माउथ होती है। वर्ड ऑफ माउथ से कहने का मतलब ये है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ऐसे होती है पब्लिसिटी। कारवा के प्रमोशन पे हम कुछ भी खर्च नहीं करते, और इसीलिए कभी इस चीज पे मत जाइएगा। कारवा ने गांधी विहार के कल्चर और इर्द गिर्द के माहौल के ऊपर एक बहुत गहन असर डाला है, और हमें लगता है कि हम उस चीज के भूखे नहीं हैं कि हमारी चीजें जो हैं बहुत जगह ऐसे गुंजायमान हो रही है। पूरी टीम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, और मुझे इस चीज को लेकर के बहुत खुशी होती है। तो कभी इस चीज पे आप भी मत जाइएगा, इस चीज पे मत जाइएगा कि ऑडियंस है कि नहीं है। ऑडियंस आती ही है और आएगी। मैंने बोला था कि जैसे कुछ लोग यहाँ पर के उस फीलिंग से आते हैं कि हमें इस चीज की परवाह नहीं है कि कोई हमें सुनने वाला है या नहीं है, लेकिन मैंने एक चीज की भविष्यवाणी और भी करी थी। अगर आप उस चीज को भविष्यवाणी मानते हैं तो याद रखिएगा कि जो व्यक्ति इस चीज की परवाह नहीं कर रहा है कि उसे आज सुनने वाले हैं या नहीं, उसे भविष्य में सुनने वाले अवश्य मिलेंगे। ये मेरा अनुभव कहता है, ये मेरी आस्था कहती है, मेरा विश्वास कहता है। आप इस चीज को जरूर समझिएगा। और जो लोग ये इस भावना से आते हैं कि अगर ऑडियंस होगी तो हम आएंगे, ऑडियंस नहीं होगी तो नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं वो एक एक्सप्रेशन के लेवल पे उस चीज का मर्म नहीं समझ पा रहे हैं। और जिनके अंदर ये भावना आ गई है, खासतौर से मैं एडल्ट पार्टिसिपेंट्स की बात कर रहा हूँ, बच्चों के अंदर ये भावना आना इज वेरी नेचुरल। आज मेरे पास एक महिला आई थी और उन्होंने कहा था कि सर कब से लगेगा कारवा, मेरा बच्चा भी जो है वो बोलना चाहता है, और बच्चों से ही इंस्पायर हुआ है उनका बच्चा भी। तो ये 100% है कि बच्चों के अंदर ये इच्छा होना जायज है कि उनको ये इच्छा रहेगी कि कुछ लोग देखें, कुछ लोग उनको सुने। लेकिन जो एडल्ट पार्टिसिपेंट है, आप इस चीज को समझिएगा, आपके अंदर इस चीज की अगर बहुत ज्यादा इच्छा है तो आपको कोई गुमराह भी कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक ऑडियंस के लोभ में जो आजकल चल रहा है, सिर्फ व्यूज, लाइक्स, शेयर्स, इसके लिए पता नहीं लोग क्या क्या ही कर रहे हैं। तो कारवा के मंच में मैंने हमेशा से स्टेज पे आकर के बड़े पुरजोर तरीके से ये कहा है कि हमारा मकसद इंगेजमेंट नहीं है, एक्सप्रेशन है। इंगेजमेंट के लिए लोग बहुत चीजें कर रहे हैं, उसमें कुछ फुहड़ता भी ला रहे हैं, भौंडापन ला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें। इंगेजमेंट कि हमें बस इंगेज करना है लोगों को। हम ये एक्टिविटी सिर्फ इंगेजमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं, इसका मकसद बहुत व्यापक है, गंभीर है। हो सकता है कि कुछ लोगों ने जो समझा है इस चीज को, और कुछ लोगों ने अभी तक नहीं जो समझा है, वो भी धीरे धीरे समझते चले जाएंगे। और इस चीज का मुझे इस चीज की जो मैं हमेशा तारीफ करता हूँ कि यहाँ की ऑडियंस, जो भी ऑडियंस आती है, बहुत मैच्योर ऑडियंस आती है, और पार्टिसिपेंट्स के अंदर ही, खासतौर से एडल्ट पार्टिसिपेंट के अंदर एक अलग तरह की मैच्योरिटी का लेवल देखा जाता है। तो उस चीज का ध्यान रखिए। और प्लीज आप, अगर आपके अंदर कुछ बोलने की इच्छा है, कुछ जाहिर करने की इच्छा है, तो अपने आप को मत रोकिएगा और आइए, कहिए, यहाँ पे अपनी बातें कहिए। मैं एक चीज हमेशा ये भी कहता हूँ कि शायद आपको लग रहा होगा कि आपकी बात मामूली है, और आपकी बात जो आप यहाँ से कहेंगे उसका क्या ही असर किसी पे होगा, या अरे ये तो ऐसे ही है, मेरे बोलने से क्या ही होगा। लेकिन शायद आपको इस चीज का आभास नहीं कि आप कब कुछ ऐसी बात कहें
और आपकी कहे बात का असर किसी के जीवन में बहुत सकारात्मक हो जाए और वो व्यक्ति उस प्रेरणा के तहत कुछ असाधारण करने की एक संकल्प अपने अंदर पाल ले, एक संकल्प पाले और उसके लिए आप हमेशा उसके दिल में एक खास जगह पालेंगे। तो मत रोकिए अपने आप को अपनी इच्छा, अपनी बातों को रखने से, और अपनी बात को कभी मामूली भी मत समझिएगा, अपनी प्रतिभा को मामूली मत समझिएगा। हमने ये मंच आपकी इन सब चीजों को समझते हुए क्रिएट किया है और हम ये चाहेंगे कि इस मंच से आप जितना भी लाभान्वित हो सके लाभान्वित होइए। एक डाटा मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा। कारवा के मंच में पिछले एक साल में लगभग 600 पार्टिसिपेंट्स परफॉर्म करके जा चुके हैं और उन 600 में अगर मैं सच बताऊं लगभग 400 पार्टिसिपेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने कभी अपने जीवन में माइक तक नहीं पकड़ा था। आप अगर सोच के देखिए तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है कि 600 पार्टिसिपेंट में 400 लोग वैसे थे जिन्होंने अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में कभी माइक नहीं पकड़ा और कभी स्टेज पे नहीं गए, और उन लोगों ने उस चीज की उस बैरियर को ब्रेक किया, उस फियर को ओवरकम किया कारवा के मंच पे आकर के। तो ये कितनी बड़ी चीज है, कितना बड़ा एक रिकॉर्ड है, और इस चीज को लेकर के हम जब तक जीवित रहेंगे, मैं, मेरी टीम का पूरा सदस्य, पूरी टीम इस चीज को लेकर के ना एक सुकून में रहेंगे कि हम लोगों ने कुछ ऐसी चीज की शुरुआत करी थी जहां 400 लोगों ने अपनी उस इच्छा को पूरी किया था जिसको पता नहीं कितने लोगों ने किन किन चीजों की वजह से बोल करके खारिज कर दिया था। तो हम आज की कारवा की ऑफिशियली शुरुआत करने जा रहे हैं। हाँ, अच्छा, मिष्टी आइए, मिष्टी आइए। मिष्टी बहुत देखिए अच्छे से तैयार होकर के आया और मैं इनके गार्जियन को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, कितने अच्छे से तैयार होकर आया मिष्टी। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं, राइट? ठीक है, कहिए। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। अच्छा, मिष्टी एक्चुअली आप लोगों से ये भी अपील कर रही थी कि जो ऑडियंस है नहीं अभी तक आई है तो आप प्लीज आ जाइए, ये मिष्टी की अपील है आप लोगों से। देखिए बच्चे परफॉर्म करते हैं तो बच्चों की मैंने बताया ना, जैसे एडल्ट पार्टिसिपेंट की तो मैं बात कर रहा था, आप इस वाले जोन में मत जाइएगा कि ऑडियंस आएगी तभी। ऑडियंस तो आएगी, आप मेरी बात को मानिए, ऑडियंस आएगी ही आएगी, ये आपको ऑडियंस मिलेगी। अगर आपके अंदर कुछ वाकई एक्सप्रेस करने की तमन्ना है, तलब है, तो ऑडियंस आपको आज ना तो कल मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन बच्चों की खातिर, बच्चों के लिए ये डिपेंड करता है। देखिए कितनी अच्छी बात है कि दादी, नानी, मम्मी, पापा बच्चों को तैयार करके ला रहे हैं। मेरे से, जैसा कि मैं बता रहा था, सुबह एक मदर मिली थी और उन्होंने अपने बच्चे के लिए मुझसे पूछा था कि सर कारवा कब शुरू होगा आज, क्योंकि वो बच्चा वो संडे के दिन को सुबह से उनको परेशान कर रहा है कि आज कारवा मैं भी बोलूंगा, मैं भी बोलूंगा। तो मैंने उनको कहा था आप 5 बजे तक आ जाइएगा।
इस नोट पे मैं एक चीज ये भी बताना चाहूंगा जो मुझे सुन पा रहे होंगे, 3:30 से ही नेक्स्ट टाइम से कारवा शुरू होगा, मौसम को देखते हुए, क्योंकि ठंड का समय आ चुका है और मौसम आप देख चुके हैं कि कैसे अपना रुख बदल रहा है। तो नेक्स्ट टाइम से 3:30 से लाइब्रेरी और कारवा दोनों ही 3:30 से नेक्स्ट टाइम से शुरू होंगे। अच्छा, अगर आप बच्चों में से कोई कुछ और कहना चाहता है, देखिए अभी हमारे पास टाइम है। आइए काव्या, आइए। काव्या पहली बार आ रही है क्या, कि पहले बोला है काव्या ने? पहली बार, शाबाश बेटा, आ जाओ। इनके लिए ताली बजाइए प्लीज। जो भी ऑडियंस जो भी है, बच्चों को देखिए हौसला अफजाई की बड़ी जरूरत होती है, और कम से कम जो भी लोग यहाँ पे हैं बच्चों की खातिर, क्योंकि बच्चों के अंदर देखिए उनकी दादी नानी भी आई हुए हैं, बच्चों को तैयार करके आती हैं। आप प्लीज अगर आ जाएंगे बच्चों के हौसला अफजाई के लिए एटलीस्ट, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इतने बच्चे अरमान से हैं आपके प्यार और आपके सम्मान के लिए, पाने के लिए, तो बच्चों को एनकरेज करने के लिए जो लोग यहाँ पे हैं प्लीज इनको सुनिए। Where are you? Here I am. How do you do? This little bird flaps blinks. एक फ्लैविस मॉर्निंग। चींटी दिन भर चलती रहती, कितनी मेहनत करती रहती, चावल चीनी दाने लाकर अपने घर में भरती रहती। थैंक यू। वाह, एक बार क्लैप कर दीजिए फिर से काव्या के लिए। बहुत अच्छा काव्या, बहुत अच्छा। तो ये बच्चे, और खास तौर से मैं इनके पेरेंट्स को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि पेरेंट्स इनके इस चीज की जरूरत को समझ रहे हैं कि बच्चों को कैसे नर्चर किया जाए, कैसे टैलेंट उनका निखरे। और जैसा कि जैसे मिष्टी हमेशा से आती हैं, अपने टैलेंट को लगभग 1 साल से हमारे साथ साझा कर रही हैं, और इनके मम्मी पापा ने जब मुझसे बात करी थी तो उन्होंने कहा था कि इसके अंदर भी एक सर्टेन लेवल तक एक स्टेज फियर था। वैसे हमें कभी नहीं लगा कि मिष्टी के अंदर कोई स्टेज फियर है, लेकिन उनके पेरेंट्स ने ये कहा हमसे कि जब से ये कारवा में आने लगी हैं तब से इनके अंदर का जो स्टेज फियर था वो खत्म हुआ है। तो मुझे बड़ी तसल्ली हुई इस चीज को जान करके, पूरी टीम को जान करके कि स्टेज फियर इनके इधर से भी निकला है। मुझे जान करके बड़ी बहुत खुशी हुई। और आज देखिए मिष्टी जो है वो बाकायदा आज कॉस्ट्यूम वगैरह, और उनकी दादी नानी ने खुद फोकस किया है कि थोड़ा और कॉस्ट्यूम में, अच्छे से कॉस्ट्यूम में तैयार होकर तब आज वो डांस का परफॉर्मेंस भी रखेगी। तो आप, और जैसे एडल्ट पार्टिसिपेंट्स के बारे में फिर से बता दूं कि प्लीज अगर आपको परफॉर्म करना है मेरे पास आकर के अपना नाम लिखा दीजिए, क्योंकि 20 पार्टिसिपेंट के बाद हम प्रस्तुतियां नहीं ले पाएंगे। 6:30 बजे के बाद प्रस्तुतियां नहीं ले पाएंगे। इसलिए प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि आप लेट आएंगे और उसके बाद नाम लिखाएंगे तो आपको परफॉर्म, हम असमर्थ हो जाएंगे उसके बाद। अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बोलना है, कविता हो, किताब का कोई पन्ना आप पढ़ना चाहते हैं यहाँ से उठा करके, कोई गाना गाना चाहता है, कोई एक्ट करना चाहता है, एनी काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, दैट इज वेलकम हियर। तो अगर कोई एडल्ट पार्टिसिपेंट नाम देना चाहता है तो वो दे सकते हैं। बच्चों ने लिखवाया हुआ है नाम। मिष्टी की परफॉर्मेंस को मैं रोक के रखूंगा। आप उज्जवल आके कुछ कहना चाहते हैं तो आइए बेशक। और उज्जवल उनमें से एक है जिनको मैंने इस चीज के लिए हमेशा तारीफ करी है। जब मैं कह रहा था कि जिनको परवाह नहीं होता, इन्होंने खुद इनमें एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन देखने को आया, और मैं विटनेस बना हूं इनके इस ट्रांजिशन का इन अ पॉजिटिव वे। जब मैंने कुछ ऑडियंस से एक दिन ये क्वेश्चन किया था, रैंडम क्वेश्चन, जब ये ऑडियंस के रूप में थे, तो मैंने कहा था आपको क्या प्रेरणा है आपके अंदर जो आपको खींच करके लाती हर सप्ताह कारवा तक। उज्जवल का जवाब मुझे याद है। आइए उज्जवल ने कहा था कि मुझे तालियों का नशा हो गया, राइट, और मैं तालियों के लिए आता हूं। लेकिन आज यही व्यक्ति आज खुले तौर से ये कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑडियंस होती है नहीं होती है, मुझे तब ज्यादा मजा आता है जब मैं खुद अकेला होता हूँ। मतलब आई मीन ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, बहुत बड़ा ट्रांजिशन है और बहुत पॉजिटिव ट्रांजिशन है। और जिन लोगों ने इनका वो थिएटर का एक्ट देखा होगा, आई थिंक कि वो उस चीज से समझ गए होंगे कि कैसे इनके पूरे व्यक्तित्व में एक अलग पहलू देखने को हमें
हमें भी मिला और जो इनको जान रहे थे खुद इनको देखने को मिला कि इनके अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व मौजूद था जिससे ये रूबरू नहीं थे, और कारवां ने उनको उस व्यक्तित्व से खुद को रूबरू होने में मदद की है। तो लीजिए उज्जवल, आप जो कविता सुनाना चाहते हैं अभी और भी सुना सकते हैं, क्योंकि पार्टिसिपेंट नहीं है, तो इट्स अप टू यू। नमस्कार सबको। सुधांशु जी ने आधी बात बताई है, उससे पहले भी मैं जब कारवां में आता था तो मैं और मेरा दोस्त पीछे खड़े होकर जज करते थे सबको कि ये क्या करेगा, ये क्या करेगा। इन्होंने आधी बातें बताई हैं, वहां से ट्रांजिशन हुआ है मुझमें। आज एक कविता मैं पढ़ूंगा अदनान कफील दरवेश की। बहुत कम लोग जानते हैं, उन्होंने बहुत कम लिखा भी है, अभी हमारे जमाने के कवि हैं। शीर्षक है कविता का एक स्त्री की हत्या में शामिल है। सुनिएगा कि इसके पीछे ऐसा है कि शादी का माहौल है, लड़की की विदाई होने वाली है और उस परिप्रेक्ष्य में कविता लिखी गई है। कुर्सियां उल्टी पड़ी है, तंदूर बुझ चुका है, आसपास पानी गिरने से जमीन काफी हचार हो गई है, पत्तलों के ऊठे लगे हुए हैं, जगह जगह डिस्पोजल गिलास और दोने बिखरे हुए हैं, कुत्ते पट्टल चाटते चाटते थक गए हैं और अब खेल रहे हैं, तंबू और शामियाने अब उजारे जा रहे हैं, चमकदार पर्दे और रॉड उतारे जा रहे हैं। शाम को यहाँ शादी के भोजन का एहतमाम था, शाम को यहाँ बत्तियों की जगर मगर थी, आदमी बूढ़े जवान और बच्चियों की चहल पहल थी। शाम को यहाँ एक नशा था फजा में, एक उत्साह, एक उत्सव का माहौल। अब कन्या की विदाई हो रही है, माहौल में एक अजीब सा उजाड़ है, स्त्रियों का सामूहिक दिखावटी विलाप चल रहा है। कन्या रोकर चुप हो गई, वधू पक्ष के लोग दहेज का सामान और झपोलियां लदवा रहे हैं, सबके पास कोई न कोई काम है। कन्या का पिता बाहर रसोइये की चौकी पर बैठा है, उसकी आंखों में तसल्ली और दुख दोनों की रेखाएं मौजूद हैं। कन्या को सुबह की सजी धजी गाड़ी में अब बिठाया जा रहा है, वह फिर से बिलख रही है, सब उसे सांत्वना दे रहे हैं। इस वक्त कन्या के मन में क्या चल रहा है ये तो शायद वह भी नहीं जानती। आज जिस पुरुष की वह स्त्री मान ली गई है उसे बिल्कुल नहीं जानती। आज उस स्त्री के प्रथम सहवास का दिन है, आज ही एक पुरुष ने उसे बड़ी धूमधाम से खरीद लिया है, आज ही उसकी हत्या होगी, आज ही उसका एक नए घर में पुनर्जन्म होगा, नया सजा धजा घर, नया शरीर, नए हाव भाव, नई हंसी, नए विचार, नई संवेदनाएं, इतनी नई कि कुछ दिनों में ही भूल जाएगी अपना पिछला जन्म, उस प्रेमी का चेहरा भी जिसे उसने अपने सीने के तहखाने में छुपा दिया था। पिता के घर की देहरी लांघने के बाद कुछ महीने बाद वह शायद माँ बनेगी, वंश वृद्धि करेगी, अपनी औलाद को चूमेगी और ढूंढेगी उसमें अपने प्रेमी का खोया चेहरा। लेकिन ऐसा कभी कभी ही होगा। मैं ये वाकया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इन सारी चीजों का मैं भी गवाह हूँ। लेकिन अब कुछ कहा नहीं जा रहा है मुझसे, बस सिर झुकाए खड़ा हूँ क्योंकि मैं भी उस स्त्री की हत्या में शामिल हूँ। सर्दियों की शुरुआत हो गई है और ये कविता थोड़ी कविता तो मेरी नहीं है, बट इसकी कहानी मुझे मेरी कहानी लगती है, इसलिए मैं सुनाऊंगा। अंजुम शर्मा इसके राइटर हैं। बाया शीर्षक है बाया कांधा तुम और चश्मे का फ्रेम। याद है सर्दियों की सुबह,
जब धुंध से आंख मिलाकर तुमसे मिलने आया करता था, और तुम उन्नीदी आंखों से मेट्रो की सीढ़ियों पर बाट जोहा करती थी मेरी। अपने ठंडे हाथ तुम्हारे गर्म हथेलियों में रखकर दोहराता था केदारनाथ सिंह की कविता। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। तुम लजाकर झटक लेती थी मेरा हाथ और मेरे चश्मे के दोनों लेंस पर कन्नी उंगली से लिख देती थी अपने नाम के 2 अक्षर। तुम्हें शिकायत रहती थी कि मेरे चश्मे का फ्रेम छोटा है बहुत, कि उसके लेंस पर नहीं आता हम दोनों का नाम। और इतना कहकर किसी पौधे की तरह झुक जाता था तुम्हारा सिर मेरे बाएं कंधे पर। एक रोज जब टूट गई थी मेरी कोल्हापुरी, तब उतार दी थी तुमने भी अपनी चप्पल और उड़ने लगी थी मेरे साथ हरी दूब पर। उस रोज आखिरी बार घास इतनी अधिक सब्ज हुई थी और तुम इतनी अधिक गुलाबी। उस रोज आखिरी बार दिल्ली में इंद्रधनुष अपनी पूरी रंगत में निकला था और आखिरी बार मैंने बादलों पर घोड़े दौड़ाए थे। तुम्हारी यादों की नदी में मैं रोज डूबता हूँ और रोज तलाशता हूँ किनारा। मेरे चश्मे का फ्रेम अब कुछ बड़ा हो गया है, लेकिन तुम्हारी उंगलियां इतनी दूर कि मेरी दूर की नजर को भी वे नजर नहीं आती। कोल्हापुरी अब टूटती नहीं है और धुंध के साथ चलना सीख लिया है मैंने। बस हाथ ठंडे रहते हैं और बायां कांधा बहुत दुखता है सर्दियों में। परवीन साकिर एक पाकिस्तान की शायरा है। परवीन साकिर को जब भी मैं पढ़ता हूँ उनमें एक उनकी राइटिंग्स में मुझे एक अलग आयाम देखने को मिलते हैं। जब भी हमारी प्रेमिका या प्रेमी हम जब लिखते हैं, जब वो बेवफा हो जाती है या हो जाते हैं, तो हम हमेशा ज्यादातर किसी भी गजल में, नज्म में सामने वाले को दोषी ठहराते हैं और खुद को ये समझते हैं कि मेरी कोई गलतियां नहीं थी, जो भी दोस्त था सामने वाले का था, और ब्लेम करते हैं। ज्यादातर गजल जो मैंने पढ़ी है उसमें यही देखा है मैंने। बट जब परवीन साकिर को मैं पढ़ता हूँ, ये शायद एक ऐसी शायरा मैंने पढ़ा है जो कभी किसी पे अपना दोष नहीं मढ़ी और अपने बेवफाई के गम को भी खुद पे ही वो खुद को महसूस करती है कि ये जिसने भी मुझे छोड़ा या जो भी मेरे जिंदगी से अलग हुआ, गलतियां उसकी नहीं थी, कुछ गलतियां मेरी भी रही होगी। अपने गलती को ये जो मानने की कला है, ये परवीन साकिर से सीखी है मैंने। तो उनकी एक है ये नज्म की, कमाले ज़ब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी, कि कमाले ज़ब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी, मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊंगी, सुपुर्द करके उसे चांदनी के हाथों में मैं अपने घर के अंधेरों को लौट जाऊंगी। बदन के कब्र को वो भी समझ न पाएगा, बदन के कब्र को वो भी समझ न पाएगा, मैं दिल में रोऊंगी, आंखों में मुस्कुराऊंगी। वो क्या गया कि रिफाकत के सारे लुत्फ गए, वो क्या गया कि रिफाकत के सारे लुत्फ गए, मैं किससे रूठ सकूंगी, किसे मनाऊंगी। अब उसका फन तो किसी और के लिए हुआ मंसूब, अब उसका फन तो किसी और से हुआ मंसूब, मैं किसकी नज़्म अकेले में गुनगुनाऊंगी। वो एक रिश्ताए बेनाम भी नहीं लेकिन, वो एक रिश्ताए बेनाम भी नहीं लेकिन, मैं अब भी उसके इशारों पे सर झुकाऊंगी। बिछा दिया था गुलाबों के साथ अपना वजूद, बिछा दिया था गुलाबों के साथ अपना वजूद, वो सो के उठे तो ख्वाबों की राख उठाऊंगी। जवाब ढूंढ रहा था नई मोहब्बत का, जवाब ढूंढ रहा था नई मोहब्बत का, वो कह रहा था कि मैं उसको भूल जाऊंगी। धन्यवाद।
थैंक यू उज्जवल। अच्छा काव्या, इनको बता दो। उज्जवल थोड़ा सा वॉलंटियर कर दीजिएगा, जो गाने पे डांस करेगी ना, क्योंकि मेरा कैमरा लगा हुआ है। तो काव्या बताएगी आपको, काव्या। और उज्जवल ने, जिनकी कविता अभी आपने मतलब जिन्होंने पढ़ के सुनाई, उज्जवल की एक बहुत बड़ी देन है कि इस मंच पे इन्होंने कम से कम 15-16 कवियों की कविताएं कही हों, और उनमें से सही बताओ तो कम से कम 50% कवि मुझे भी नहीं पता थे कि इन कवियों का नाम क्या। उनमें से अदम गुंडवी भी शामिल थे, जिन्होंने पहली कविता यहाँ पे इन्होंने अदम गुंडवी की कही थी। तो मुझे नहीं पता था, या मैंने सुना नहीं था अदम गुंडवी को कभी। जब इन्होंने अदम गुंडवी की कविता पढ़ी, कौन सी थी, चमारों की बस्ती, चमारों की गली, चमारों की गली। फिर मैंने जब जा करके उनको सर्च किया अदम गुंडवी को, तो फिर मैंने कई उनकी कविताएं पढ़ी। तो इस तरीके से कारवां से अगर आप ये सोचते हैं ये 2 घंटे का प्रोग्राम है, दैट्स इट, तो वो मायोपिक आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन उसको ऐसे मत देखिए। आप यहाँ से आते हैं, जब सुनते हैं, यहाँ पे समय देते हैं, चाहे आप श्रोता के तौर पे हो या पार्टिसिपेंट के तौर पे हो, तो यहाँ से कुछ लेके जाइए। और लेके जाने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। पुरस्कार आपको सिर्फ एक मूर्त रूप में अगर चाहिए तो वो पुरस्कार नहीं है, अमूर्त रूप में बहुत कुछ है। और यहाँ से बहुत लोग बहुत कुछ लेके गए हैं, तो मैं भी लेके जाता हूँ हर सप्ताह, प्रेम के रूप में, सम्मान के रूप में और ज्ञान के रूप में। तो आप अगर लाभान्वित होना चाहते हैं कारवां के मंच से, तो ऐसे हो सकते। चेतन आप आ जाओ। चेतन, मैं सॉरी बोलना चाहूंगा चेतन को, क्योंकि जिस दिन नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोटेस्ट का दिन था, तो ये बच्चा आया था और कई बार इसने रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे ही बोलना है, लेकिन चूंकि आ जाओ अंदर से, इधर से आ जाओ, लेकिन किसी वजह से इसका नाम रह गया। और मुझे मोहित नाम के एक आते हैं श्रोता, तो मोहित ने बोला था कि वो बच्चा बोल पाया कि नहीं, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इसको बिना बुलाए उस दिन कारवां का प्रोग्राम रैप अप कर दिया गया। तो सॉरी उस दिन के लिए, ठीक है ना। लो आज बताओ, आज बोलो तो। गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं चेतन आपके सामने एक बुक पढ़ने जा रहा हूँ जिसका नाम है लाला लाजपत राय, जन्म और बचपन। क्या कर रहे हो रामू? एक दीपक जलाने के लिए माचिस की 4 तिल्लियां खराब कर रहे हो। एक बालक ने घरेलू नौकर को डांटते हुए कहा, माचिस में सीलन है, तिल्लियां जल ही नहीं रही। जानते हो ये कितनी महंगी आती है? बालक घरेलू नौकर को नसीहत दे ही रहा था कि तभी द्वार पर कई आदमी एक साथ आ खड़े हुए। बालक ने उनका अच्छी तरह सत्कार किया। दरअसल वह लोग गुरुकुल के लिए चंदा मांगने आए थे, लेकिन जब बालक की कंजूसी देखी तो मन ही मन विचार करने लगे थे कि इस घर से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस घर में बालक ही इतना कंजूस है तो उसके माता पिता कितने कंजूस होंगे। फिर उन्होंने बालक को अपने आने का तत्पर्य बताया, तो बालक ने कहा, पिताजी तो नहीं है, आप फिर कभी आ जाएं तो आपको चंदा मिल जाएगा। अच्छी बात है, कहते हुए जैसे ही वह चले तो बालक ने उन्हें फिर टोक दिया, लेकिन खाली आज जाना ठीक नहीं। शिक्षकालय के लिए चंदा की आपको जरूरत है। यह ठीक है कि पिताजी से आप बाद में चंदा ले लें, लेकिन फिर रुको, मैं अभी कुछ करता हूँ। धन्यवाद। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। और जैसा कि मैं बच्चों के लिए बताता हूँ कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसे पिछली बार एक बच्ची आई थी, गौरवी आती है, उनकी मम्मी उनको लेके आती है, और गौरवी आई थी तो उन्होंने ये कहा था कि ये अगले दिन ना स्कूल में इसे परफॉर्म करना है। तो उस चीज को लेकर के, उसी परफॉर्मेंस को लेकर के वो यहाँ पे आई थी। तो ये भी एक दृष्टिकोण से आप बच्चों को लेकर के आइए। अगर इनको स्कूल में कुछ पार्टिसिपेट करना है तो यहाँ इनकी एक प्रैक्टिस हो जाती है। एक पहले आती थी वो बच्ची का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उनके दादा भी उनको यहाँ पे लेकर के आए थे और बच्ची ने अवार्ड भी जीता था। सेम उसने पहले स्पीच यहाँ पे दी थी और उसी स्पीच को ले जाकर के उसने स्कूल में जब पार्टिसिपेट किया था तो उसे उसी चीज के लिए अवार्ड भी मिला था। तो बच्चों को लेकर के देखिए, स्कूल नहीं कैटर कर सकता, ये बात सत्य है। उनके नीड को पर्सनैलिटी के लेवल पे आप कहिए, उनके प्रतिभा को निखारने में स्कूल उतना ज्यादा कैपेबल नहीं है। वहां पे भी क्योंकि पैमानों में कस दिया जाता है। अच्छा ये अच्छा बोलते तो इसे आगे कर देंगे,
अच्छा ये अच्छा डांस करती है तो इसे आगे कर देंगे, और बाकी के बच्चे अंदर ये इच्छा लिए अंदर मन महसूस करके रह जाते हैं कि मुझे मेरी भांजी के साथ भी ये वाकया हुआ था, वो किसी परफॉर्मेंस में शामिल हुई थी और किसी वजह से उसे एकदम से उसका नाम काट दिया गया और किसी दूसरे बच्चे को किसी दूसरी बच्ची को उसके जगह पे नाम लिख दिया गया। अब सोचिए एक 7 साल की बच्ची थी और उसके ऊपर उसका मेंटल एक इसको शॉक लगा कि मुझे मेरा नाम क्यों काट दिया गया। अब स्कूल के अपने रीजंस होंगे, लेकिन हम कारवा पे ऐसा नहीं करना चाहते, ना हम करते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं आपसे कि प्लीज अगर आपके पास कुछ है बोलने को, कहने को, बताने को, गाने को, गुनगुनाने को, आइए, क्योंकि आपके गाने से, गुनगुनाने से, बताने से, कहने से क्या पता कौन किस रूप में प्रेरणा पा रहा हो, और कम से कम उनके लिए नहीं तो कम से कम किसी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट लाने के लिए या किसी की आंखों में एक बूंद आंसू लाने के लिए यहाँ पे आके कुछ कहिए। आज के समय में ये बहुत बड़ी बात है कि आपके किसी अभिव्यक्ति से किसी के चेहरे पे अगर एक मुस्कान आ जाए या पॉजिटिव वे में अगर किसी के आंख में एक कतरा आ जाए तो आज के समय में ये बहुत बड़ी बात है। तो इन सब चीजों के लिए आइए, प्लीज आइए। तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस है मिष्टी की, देखिए कितना तैयार हो गया। एक बार प्लीज पहले मिष्टी के लिए क्लैप। सुन हुस्न दिए सरकारे हौली आप तो नखरे पारे साडी कादी है सरदारी जे तेरी रह गई रीज कुवारी तैनू सोने विच सारी ही मड़ा दूं गोरिए ओए तैनू सोने विच सारी ही मड़ा दूं गोरिए नी तेरा कल्ला कल्ला शौक मैं बगा दूं गोरिए नी तेरा कल्ला कल्ला शौक मैं बगा दूं गोरिए। बन्ने चूपदी फिरी सोहणीए गन्ने सैर मैं खेतां दी करवा दूं नी भन के छलियां आप खवा दूं ओए तेरा तू तां थल्ले आप मंजा ढा दूं सोहणीए नी तेरा तू तां थल्ले आप मंजा ढा दूं सोहणीए नी तेरा कल्ला कल्ला शौक मैं पगा दूं गोरिए नी तेरा कंढे ते पंजाब घुमा दे हानियां कल्ला कल्ला शौक मैं बगा दूं गोरिए। क्या बात है, क्या बात है मिस्टी, क्या बात है। ऑसम 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 बेटा, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और एक बार इनके पेरेंट्स के लिए ताली बजाइए। पेरेंट्स मतलब नानी है इनकी, यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स है, काव्या सिस्टर है आप।
ये मैं जब कारवां के लिए मंच लगा रहा था, मैं और मेरी पूरी टीम, तब से ये इनकी नानी और इनकी बहनें यहाँ पे आकर के खड़ी हैं और हमसे ये कह रहे हैं कि आज लेट हो गया पूरी टीम से, ये क्या बात है। तो ये प्रेम जो है और ये सम्मान जो है जो यहाँ के लोगों से और खास तौर से स्टूडेंट की कम्युनिटी से, एक बार अपने लिए भी ताली बजाइए प्लीज। मैं हमेशा से कहता हूँ कि ऑडियंस आ जाएगी और इतनी मैच्योर ऑडियंस मैं हमेशा से कहता हूँ कि नहीं मिलती है दिल्ली में, और मुझे इस चीज का हमेशा एक ग्रेटिट्यूड रहता है और थोड़े हद तक एक फक्र भी होता है कि हम आप लोगों के बीच में इस मंच को हर सप्ताह लेकर के आते हैं और इतनी मैच्योर ऑडियंस जो इतना कुछ पढ़ती है, इतना कुछ जानती है, उनके बीच में ऐसे मंच को हम लगाते हैं और वो ऐसी स्वीकार्यता जब होती है उस चीज की, तो हमारी पूरी टीम का दिल गदगद हो जाता है। तो नेक्स्ट बेगाना जी आ रहे हैं और बेगाना जी ओके, तो बेगाना जी की प्रस्तुतियां लगातार आप सुनते आ रहे हैं और विविधताएं होती हैं इनकी प्रस्तुतियों में। हालांकि हास्य कवि के तौर पे ये ज्यादा जाने जाते हैं, लेकिन इनकी कविता हाथरस कांड पे भी हुई है, भ्रूण हत्या पे भी हुई है और अलग अलग चीजों पे ये कविताएं लाते रहते हैं। पोस्टल विभाग में ये कार्यरत भी हैं और लगातार तकरीबन 1 साल से अनवरत ये कोशिश करते हैं कि अगर दिल्ली में है तो आज के दिन बाकी के प्रोग्राम ये कैंसिल करके कारवां में शिरकत करें। आइए बेगाना जी। सबसे पहले पूरी कारवां टीम को प्रणाम करते हुए सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। चंद गीत की चंद लाइनें। मैं बहता दरिया का पानी, मैं बहता दरिया का पानी, यहाँ बहका वहाँ बहका, मैं बहता दरिया का पानी, यहाँ बहका वहाँ बहका, मिलने की न करना कोशिश, मिलने की न करना कोशिश, यहाँ पहरा वहाँ पहरा, मिलने की न करना कोशिश, यहाँ पहरा वहाँ पहरा, मैं बहता दरिया का पानी, यहाँ बहका वहाँ बहका। चाहत एक बीमारी है, चाहत एक बीमारी है, ये भी खुमारी है। चाहत एक बीमारी है, ये भी खुमारी है। मालूम नहीं उसको कुछ भी, मालूम नहीं उसको कुछ भी, यहाँ लफड़ा वहाँ लफड़ा, मालूम नहीं उसको कुछ भी, यहाँ लफड़ा वहाँ लफड़ा। मैं बहता दरिया का पानी, यहाँ बहका वहाँ बहका। ये दिल तो हमारे बस में नहीं, ये दिल तो हमारे
बस में नहीं कोई और हमारे कस में नहीं, ये दिल तो हमारे बस में नहीं कोई और हमारे कस में नहीं, ये दिल तो हमारे बस में नहीं कोई और हमारे कस में नहीं, मालूम नहीं उसको कुछ भी, यहाँ भटका वहाँ भटका, मैं बहता दरिया का पानी, यहाँ बहका वहाँ बहका, मैं कैसे तुझको भुला जाऊं, मैं कैसे तुझको रुला जाऊं, दुनिया कहती है बेगाना, दुनिया कहती है बेगाना, यहाँ गहरा वहाँ गहरा, मैं बहता दरिया का पानी, यहाँ बहका वहाँ बहका। बहुत बढ़िया बेगाना जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और बेगाना जी काफी अलग अलग जगहों पे जाते हैं अपनी कविताओं को लेकर के और शिरकत करते रहते हैं। तो इतने जो अच्छे मतलब कवि के तौर पे आशु कवि बोलते हैं जिनको, एक बार हमारी टीम क्या था रैप अप कर रही थी यहाँ पे पूरी कारवा का जो ये पूरा सेटअप होता है, फिर हम रैप अप करके फिर जाते हैं किसी मतलब जगह हमें सामान रखना होता है। तो बेगाना जी को हमने जिम्मेदारी थी कि बेगाना जी आप रुकिएगा, हम आ रहे हैं बस थोड़ी देर में। और मच्छर बहुत थे उस वक्त, तो मच्छरों के ऊपर उन्होंने पार्क में जब तक वेट कर रहे थे तब तक उन्होंने मच्छरों पर एक कविता लिख दी थी। और इन्होंने कहा था कि आप जब तक हम आपका वेट कर रहे थे तब तक हमने सोचा कि मच्छरों पर कविता लिख दे। तो आशु कवि, आशु कवि उनको कहते हैं जो तुरंत ही तत्क्षण ही किसी चीज पे कविता बना देते हैं। क्योंकि कारवा के मंच पे मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि गालियों का, हाँ चूंकि देखिए यहाँ पे मैं समझता हूँ हो सकता है आपका पर्पस देखिए लहजा बन जाता है, और ये चीज इसमें सावधान रहने की जरूरत है। जब दोस्तों यारों के साथ आप बातें करते हैं तो ये चीज टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाती है कि जब गालियां आप दे करके बात कर रहे हो या कुछ वैसी बातें हो रही हैं तो वो एक लहजा बन जाता है। लेकिन कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम से जब भी, तो चूंकि आपने खुद ही कहा था कि हम और थोड़ा सा इसको रिफाइन करके लाएंगे, तो हमारे साथ देखिए थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे बच्चे आते हैं और बुजुर्ग आते हैं। आपने खुद ही ये चीज नोटिस करी थी, तो पूरी टीम की तरफ से ये रिक्वेस्ट है और आप कैपेबल हैं उस चीज की। थोड़ा सा हमें उस जोन से बाहर निकलने की जरूरत होती है कि कभी कभी दोस्त यार जो है ना, हम उनके उसमें थोड़ा ज्यादा बह जाते हैं, ठीक है ना। तो ये मौका है अपने आप में सुधार लाने का, जो वक्तृत्व है, जो नरेशन है, उसमें और ज्यादा उम्दा आप कर सकते हैं, है ना। आपके अंदर क्रिएटिविटी है, उसको एक और पॉजिटिव डायरेक्शन देने का। मैम मुझे याद है, आइए आप, क्या नाम है बेटा आपका? विवांश, आइए आइए आइए। तो आइए, मैं जिनकी बात कर रहा था कि आज सुबह मुझसे मुलाकात हुई थी मैम की, और मैं नहीं जान रहा था मैम को, लेकिन इन्होंने पूछा था कि कारवा कब होगा, क्योंकि ये बच्चा जो है सुबह से बोल रहा है कि मुझे कारवा में बोलना है, कारवा में बोलना है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होती है। ठंड हो रही है, माँ लेकर के आई है बच्चे को, और बच्चे ने पता नहीं किससे सुना है, कहाँ जाना है। और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पार्टिसिपेंट से, ऑडियंस से, कि यहाँ माहौल ऐसा बना करके रखे कि बच्चों का भरोसा, उनकी माओ का भरोसा, यहाँ आने वाले मेल फीमेल दर्शकों का भरोसा हम पे बना रहे। ये रिक्वेस्ट है यहाँ के लोकल्स जो हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, जो हम पे इतना भरोसा कर रहे हैं। आपका डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा ये ब्लूटूथ।
तो ये जो भरोसा है, ये जो विश्वास है, ये चीज बनी रहे, ये मंच गरिमामयी बना रहे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि आप प्रस्तुतियों में भी और खास तौर से जो ऑडियंस होती है वो अपने अप्रिसिएशन में भी इस तरह की बातें ना कह जाए कि हमारे ऊपर जो भरोसा है लोगों का वो उठने लग जाए। तो क्या सुनाएंगे आप? क्या सुनाएंगे? गब्बर। गब्बर, चलिए। कितने आदमी थे? दो सरदार, वो दो थे और दो तीन, फिर भी वापस आ गए खाली यार। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। धिक्कार है तुम पर। अरे सांबा, कितने नाम रखे हम पर? पूरे 50,000। सुना? पूरे 50,000। और इनाम इसलिए जब यहाँ से 50 दो गाँव में जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा और ये तीनों ये मेरे नाम को पूरा मिट्टी में मिलाएंगे। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया। आया करो आप संडे के संडे। आपके साथी कुछ बोल के गए हैं अभी, और क्या नाम है, मिस्टी डांस करके गई है, और भी कुछ लोग उसके साथ के आए हैं। आप ही के फ्रेंड है ना ये मिस्टी, गौरवी, ये सब फ्रेंड ही है ना। तो इनको और भी तैयार करके लाइए मैम, कविताएं वगैरह इनको तैयार करवा के लाइए। बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, राहुल मिश्रा आइए। राहुल जी पहली बार आज परफॉर्म करेंगे कहीं पे, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई व्यक्ति आता है कहता है कि आज तक मैंने कहीं परफॉर्म नहीं किया, मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। तब हमें लगता है कि हम कुछ सार्थक कर रहे हैं। हमारे पर बहुत आपको डर लग रहा था, राइट? बिल्कुल डर रहे हैं। कुछ नहीं। एक बार इनके लिए ताली बजा दीजिए, पहली बार आए हैं। चलिए अपने डर को जीत लिया। First of all, good evening everyone. Firstly, I would like to say good evening Delhi. भारत माता की, भारत माता की। यार जब भी मैं इस माइक को पकड़ता हूँ ना, तो यहाँ से हार्ट बीट मेरी बढ़ने लगती है। आई डोंट नो क्या कनेक्शन है इन दोनों के बीच में। मैं जब भी इसे इश्क करना चाहता हूँ ये दूर भागता है, और मैं आज इसे इश्क कर लिया हूँ। आज मैं हाथ पकड़ा हूँ, मेरी बॉडी पूरी कांप रही है, बट स्टिल आई जस्ट वांट टू स्पीक हियर। मैं पहले क्वेश्चन एक पूछना चाहता हूँ आप लोग से। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये कविता किसकी है? जी मैं एक बार क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, ये सोहन लाल द्विवेदी की है, और इसके पुष्टि अभिषेक बच्चन जी ने किया था ऑन द फेसबुक। तो स्टार्ट करते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चटती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिरकार उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आते हैं। मिलती नहीं सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उठा उसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, देखो इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई इसे सुधार करो। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू सो मच गाइज। आई डोंट नो, आई एम हियर टू मोटिवेट यू, बट स्टिल आई एम डीमोटिवेटेड। सो thank you so much for the karma. I am here for first time, and I'd like to thank you to sir. I don't know the name of that person, but he's really nice person, and I first meet this person, right? And thank you so much karma, and thank you for the audience, right? Here I presented. I know you can see me that I am just lagging, but still I'm speaking to you, all of you.
So thank you so much again. I hope that when the next time I will come, then I will come back too much stronger than this time. Thank you so much. ठीक है। ये आप लोग का प्यार है। और यहाँ पे मैंने आपके आने से पहले एक चीज बोली थी कि 600 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे लगभग प्रस्तुतियां दे चुके हैं एक साल के अंदर, और 600 में तकरीबन 400 लोग ऐसे हैं, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिन्होंने कभी स्टेज पे आके कुछ नहीं बोला, फर्स्ट टाइम आकर के स्टेज पे उन्होंने बोला है। और ये सोच लीजिए कि कारवा का मंच अगर नहीं होता तो उन 400 लोगों के अंदर वो भावना, वो कुछ कहने की इच्छा, या फिर उनके व्यक्तित्व का वो पहलू सामने आने से दब जाता, जो आज आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। और खुद उनके अंदर एक कैपेबिलिटी जो उनके अंदर थी, वो शायद उस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। यहाँ मैं नाम अनगिनत गिना सकता हूँ, अनगिनत नाम गिना सकता हूँ। प्रबल हैं, उज्जवल हैं, अभय हैं, बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया है, और मुझे नहीं पता कि वो रुकेंगे कहाँ, और मैं चाहता हूँ रुके भी ना। मेरी दिली इच्छा है कि कारवा के मंच पे मैं किसी को, वो क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लिखवा लेना। हमारा कोई ये मकसद नहीं है, हमारा पूरी टीम का ये मकसद नहीं है। हमें बहुत खुशी होती है जब आपके बीच में से कोई निकल करके आता है, आप उसे एनकरेज करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा, आप बोलो, जब भूल रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, कोई एक वहां से हुटिंग नहीं होती, सीटी नहीं, कुछ अलग तरीके से नहीं बचती कि डिमोरलाइजिंग कोई कमेंट नहीं आता। आप समझ लीजिएगा, आप एक बहुत बड़ी एक समाज सेवा, वो कहने को अलग अलग चीजें हैं कि कोई सोशल सर्विस अलग अलग तरीके से करता है, आप अपने साथी को एनकरेज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी अपने आप में एक चीज कर रहे हैं आप, और अपने आप को थैंक्स बोलिए। यहाँ पे लाने के लिए भी, अपने साथियों को एनकरेज करने के लिए भी अपने आप को आप शाबाशी दीजिए, क्योंकि मैंने हमेशा ही कहा है कि बहुत बड़ा एक टास्क होता है जब आप घर से बाहर आके रहते हैं। आपके जो पहले आपकी जो फैमिली होती है यहाँ पे, आप जिनके साथ रह रहे हैं वही है, और वही आपको हर चीज, मार्गदर्शन कहिए, कुछ कहिए, लेकिन पहली जरूरत आपकी जो है उन्हीं से फुलफिल होती है, आप माने या ना माने। आपको वही जाएंगे जब इमरजेंसी आती है, तो चाहे हॉस्पिटल ले जाना हो, या जब आप भावनात्मक रूप से टूटे हुए हो, तभी आपका कंधा जो देता है वो आपको दोस्त ही देता है। तो दोस्तों का बहुत बड़ा महत्व है, और ऐसे ही अपने अपने दोस्तों को एनकरेज करके लाते रहिए। नरेश आइए। नरेश पिछले 1 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीच में किसी कारणवश नहीं ला पा रहे थे अपनी कविताएं, बहुत अच्छी कविता होती है इनकी, और बीच में अभी बहुत दिनों से नहीं आ रहे थे, लेकिन एक दिन इन्होंने एक कविता सुनाई थी, तो मैंने कहा था, एक रहीम अलहाज करके एक ट्रैक, ईरानियन म्यूजिशियन है, वो तार बजाते, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, उसको तार बोलते हैं, नाम ही इंस्ट्रूमेंट का तार है। रहीम अलहाज, उनको ग्रैमी मिला हुआ है, और इनकी कविता मुझे उनके ट्रैक तक ले गई थी, लेटर्स फ्रॉम इराक, उनका एक ट्रैक है जिसके लिए उनको ग्रैमी मिला। आप सुनिएगा लेटर्स फ्रॉम इराक। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी कविताओं में फिर से वो धार पैदा होगी, और आप लगातार लिखते रहेंगे और लाते रहेंगे कविताएं, ठीक है? ओके। यहाँ मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि कितने अच्छे हाथ होंगे जो किसी को पढ़ने के लिए निस्वार्थ भाव से किताबें देते होंगे। हम देखते हैं दुनिया जहाँ में लोग क्या क्या बांट रहे हैं, बारूद बांट रहे हैं, बंदूकें बांट रहे हैं, लेकिन संसार कितना खूबसूरत है ये इस छोटे से टीले से देख सकते हो। यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी किताबें रखी हैं। तो हाशमी जी की ये कविता है, और ये कविता किताबों को जुबान देती है। आप सुनिएगा उन्होंने किस तरीके से बयां किया है। किताबें करती है बातें बीते जमाने की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की,
क्या तुम नहीं सुनना चाहोगे, क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें। किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबों में चिड़ियाएं चहचहाती है, किताबों में खेत लहराते हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं और परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है, किताबों में कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, किताबें तुम्हारे पास रहना चाहती है। अगर आपकी इजाजत हो तो एक कविता और सुनाऊंगा। ये मैंने किसी राजनीतिक घटना से प्रभावित होकर ये कविता लिखी। आशा करता हूँ जिस भाव के साथ मैंने लिखी वो भाव मैं आप तक पहुंचा पाऊंगा। मुझे लगा बंद कोठरियों में पेज फाड़े जाएंगे, मुझे लगा बंद कोठरियों में पेज फाड़े जाएंगे, मुझे लगा कि पंचायतों की मुझे लगा बंद कोठरियों में पेज फाड़े जाएंगे, मुझे लगा कि पंचायतों की चौखटों पर शोर होगा, पर नहीं, संविधान फटा किसी छोटे खेत के हिस्से में, संविधान फटा किसी गरीब की कहानी किस्से में। मुझे लगा कलम टूटने पर आवाज आएगी और आवाज दबाने पर शोर मचेगा, पर नहीं, मुझे गलत लगा, सब उलट हुआ। कलम टूटने पर खामोशी पसर गई और आवाज उठाने पर देशद्रोह की लाठी चल गई। मुझे लगा योजनाएं बादल की तरह बरसेगी, मुझे लगा नीतियां कागज से उतरेगी, पर नहीं, मैं गलत था। बादलों को तेज हवा लग गई, फाइलों कागजों पर धूल जम गई और कहा गया अगले वर्ष नए रहनुमा आएंगे, लोकतंत्र को वो बचाएंगे। फिर उम्मीद जगी, फिर स्वांग रचा गया, उंगलियों पर स्याही लगाई गई, पर मैं फिर गलत हुआ। नया रहनुमा 5 साल के लिए सो गया। आई एम सॉरी, थोड़ा मोबाइल में कम दिख रहा था, लास्ट में मिस्टेक हो गई, फिर से सुना सकता हूं मैं लास्ट अंतरा। मुझे लगा योजनाएं बादल की तरह बरसेगी, मुझे लगा नीतियां कागज से उतरेगी, पर नहीं, मैं गलत था। बादलों को तेज हवा लग गई, फाइलों कागजों पर धूल चढ़ गई और कहा गया अगले वर्ष नए रहनुमा आएंगे, लोकतंत्र को वो बचाएंगे। फिर उम्मीद जगी, फिर स्वांग रचा गया, उंगलियों पर स्याही लगाई गई, पर स्याही उतरने से पहले मैं फिर गलत हो गया। नया रहनुमा 5 साल के लिए फिर सो गया। धन्यवाद। बहुत अच्छे नरेश, बहुत अच्छे, और ऐसे ही लगातार लाते रहिएगा, अपनी कविताएं लिखते रहिएगा, ठीक है ना। आप उसमें गैप मत दीजिएगा आप, ठीक है। कोशिश करिए अपने आप को जैसे चैलेंज कर रहे हैं वैसे चैलेंज करने की, और हर वीक एक कविता लिख के लाइए, किसी और की भी लिखी हुई सुना सकते हैं। अच्छा, अब है आप किस पे गाओ? गिटार तो नहीं, ट्रैक पे गा लो या बिना ट्रैक के भी गा सकते हैं आप, ठीक है ना। आप तैयार करिए। अभी मैं प्रबल आइए। प्रबल ने पिछली बार एक बहुत अच्छी चीज करी थी, जैसा कि मैं हमेशा कहते आया हूं कि कारवा इस चीज के लिए भी आपको आना चाहिए कि आप अपने में क्या इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं। प्रबल ने मुझसे पहले डिस्कस किया था कि ये इंग्लिश में कुछ बोलना चाहते हैं, क्योंकि ये अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, और इन्होंने बिना उसमें हिचकिचाहट, बिना इनके अंदर कोई हिचकिचाहट आए, इन्होंने कहा आइए प्रभु। और मुझे बहुत इस चीज को लेकर के खुशी हुई कि इस तरह से जब कारवा का मंच, देखिए कारवा न मुशायरा है, न म्यूजिकल नाइट है, न कोई टैलेंट हंट है, न कोई रियलिटी शो।
जब इस तरह के लोग आते हैं, या जैसे अभी मिश्रा जी अभी गए वहां बोल करके पहली बार, और ये समझते हैं कि यहाँ पे आके मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो वो लोग असली मकसद समझ रहे हैं इस चीज का। तो मैं कई चीजें बोलता हूँ कारवा के बारे में, इसका मकसद बहुत कुछ है। सिर्फ ये मत सोचिएगा कि 2 घंटे के लिए हमने किसी को एंटरटेन करने के लिए या फिर अपने कैंपेन को एक अमली जामा जो कहते हैं ना, कुछ एक अलग तरीके का पहनाने के लिए बस कारवा की शुरुआत कर दी है। नहीं, ऐसा नहीं है। और जब इस तरह के पार्टिसिपेंट आते हैं बिना इस चीज की परवाह किए कि उनको तालियां क्या मिलेंगी, एक्लेम क्या मिलेगा, रिकग्निशन क्या मिलेगा, तब मेरे अंदर से कम मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि मुझे तहे दिल से खुशी होती है कि इस चीज का मर्म कुछ लोग तो समझ रहे हैं जिस तरीके से मैं चाहता हूं। थैंक यू फॉर दैट प्रबल, उस चीज को समझने के लिए। चलिए समय सीमा का ध्यान रखते हुए अपनी प्रस्तुति दीजिए, ठीक है? थैंक यू भैया। Hello everyone, my name is Praval and today I am going to share few incidents of my life. Actually I was reading a book of Trevor Noah and I found that book very interesting, and in that book Noah has actually just written about his life, his journey from South Africa to United States, and how he became a great comedian. But in that book he hasn't written anything very big things like any law of success, etc. He was just writing simple things, whatever he has experienced in his childhood and adolescence. So I thought that I could also share something from my life. Actually I was going to share something from his story. I selected one of his story, but later I thought I could share at least from my life. So today I am going. I have limited of time, so I would just try to be so little bit fast. So today I am going to share one incident from my life, which about when I was 9 years old. Actually, when I was 9 years, I was about 9 years and in 4th class. Me and my cousin were put in hostel, a residential school, and he was only at that time 7 years. So we were put in hostel, but what was interesting about the hostel was that the hostel was just 1 kilometer away from my home. I don't know why my parents and his parents, actually we were the joint family, put us in hostel that was just 1 kilometer home away from such a small age. He was just 7 years, 2 years less than me. So we were put in hostel, and this was first time that we were away from home. So at that age we could not wash clothes, etc. So every Sunday we go to home. So it was just 1 kilometer away. So my aunt usually come to hostel to take me on Saturday evening, just after the class, and we just go to home on evening. And on Monday morning, when the class was about to start, and we were in hostel. So we spend every Sunday at home, and remaining 6 days we were at hostel. So that hostel was had only about 60-70 students, so it was not so big hostel like very large number of students, and so even at such early age we didn't find it very uncomfortable in living hostel, because there were some students from my locality also. So we were just having fun at that hostel, and we were also having some extra facility like from my brothers and cousins, because we were at hostel, so we were treated differently. I don't know, because we were treated especially by our family, etc. So
I would just share one incident of that hostel. Me and my cousin had always fight, and that fight was always for one thing. That was for missing the key. In hostel we were provided a box, and we both have the same box. Means we were living in the same room, so we were having that same box. So every time, and that happens regularly for me, for us. That the key was always lost, and we were just fighting who lost that key. And I was blaming him that he lost the key somewhere, and he was blaming and that I lost the key. So that was very, sometimes we have that what we call like physical fight, not only verbal, it was also physical fight, and but still we spent that there very good time. And the most interesting thing I found that in that hostel was about lunch and dinner. I have told you that was a small hostel of 70 students. So it happened in that hostel frequently that at the time of lunch or dinner, sometimes they could not manage to give like roti etc. for every person. Like sometimes the cylinder ran out of gas, and then that we found very interesting. Means we always want that something must happen like this. Sometimes they could not, because they were not very large staff, so they could not give everything on time. So we want that it should be delayed. That if it would be delayed, and then we would not have to go to class. That was that's why we want that everything should be delayed, every lunch etc. And that happens regularly. And what happens that they like whenever they made roti etc. and then they just giving rotis to every student, and every student is getting one roti, and every student just eaten that roti. But now they didn't have much roti to give, and we have to wait for that, and we just like that every we just like that it is just getting delayed. So from that hostel to from that hostel to next in the 5th class we got just changed the hostel. Once again that hostel was little bit more away, and it was just about 2-3 kilometers away from our home, and but I didn't like that hostel, and in just 15 days I just ran from that hostel. Means I somehow ran from that hostel, and I just reached my home, and I was beaten so much by my parents that I just ran from the hostel, but I didn't like hostel, so that's all from my side. Thank you. एक बार ताली बजा दीजिए, क्योंकि देखिए जैसा इन्होंने अपने लाइफ की कुछ चीज़ें शेयर करी, और मैंने जैसा कहा कि इनके चीज़ों में हो सकता है कि आप आनंद नहीं ले पा रहे हो उतना, लेकिन इस चीज़ को ये समझ रहे हैं कि इनको अगर इम्प्रूवमेंट लाना है तो ये मंच है जो इनको एक कम्युनिकेशन के लेवल पे इम्प्रूवमेंट लाने में हेल्प कर सकता है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे और लोग आए। इस बात की परवाह मत करिए कि आप कितना अच्छा बोलते हैं, आपको लोगों की तरफ से तालियां मिल पाएंगी कि नहीं मिल पाएगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप चूक कर रहे हैं। इस बात के लिए आइए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ऐसा मंच दिया जा रहा है जो इस बात की परवाह नहीं करता कि आप तालियां बटोरने में आप सक्षम हैं या नहीं है। आपके साथ ही आके बोल रहे हैं, और बहुत बड़ी चीज़ है कि अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करना, वो समझिए एक कैथारसिस है।
कि जो चीज़ें आप नहीं डिस्कस करना चाहते कहीं पे भी, ये मंच आपको एक ऐसा स्पेस दे रहा है कि आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं अपने जीवन के किसी इंसिडेंट को नरेट करने में। और हर किसी के पास ऐसी कहानियां हैं और उस कहानी को आप साझा जब करते हैं। अभी छोटी सी मैंने कहीं एक रील देखी जिसमें ये था कि जब लाइट चली जाया करती थी बचपन में, तो कैसे लोग घरों से निकल करके एक दूसरे से बात करने के लिए जुटने लगते थे, बच्चे खेलने लग जाते थे। अब वो वक्त, जैसे ही वो रील देखी उस जोन में मैं भी चला गया था। अब उस चीज को क्या आप कहानी में नरेट कर सकते हैं? स्टोरी टेलिंग की तरफ से आप स्टोरी टेलिंग के तरीके से आप नरेट कर सकते हैं क्या? आज मैंने देखा था एक दूरदर्शन का जो पहले लोगो आता था एक म्यूजिक के साथ, कि कैसे वो बढ़ता हुआ लोगो, आपको ये वो ट्यून याद है जो 90s में जो स्टार्ट में जो आती थी दूरदर्शन के साथ, याद है किसी को? जो लोगो बढ़ता हुआ आता था दूरदर्शन का म्यूजिक, हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम नीचे लिखा होता, ऐसे करके जो ट्यून बजती थी, क्या मधुर मतलब चीज थी। तो ऐसे ऐसी चीजों को भी आप शेयर करने के लिए कि आप उस वक्त कौन सी सीरीज देखा करते थे। अब तो वेब सीरीज अथाह है चुनने के लिए, लेकिन वो मंजर भी कि पूरा का पूरा मोहल्ला एक किसी के यहाँ जुटता था रामायण देखने, महाभारत देखने, चंद्रकांता देखने, ऐसी ऐसी चीजों को भी कभी साझा करने के लिए आप आ सकते हैं। अब है आइए, और आज की पहली सांगीतिक प्रस्तुति जो पिछले 2 बारों से ये देखने को आ रहा है कि कविताएं ज्यादा होती है, बाकी चीजें ज्यादा होती हैं और संगीत की प्रस्तुतियां कम होती है। तो आज की पहली ये म्यूजिकल परफॉर्मेंस T1। हाँ, और अभय की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा कि लगातार इन लोगों ने समझा है। यहाँ पे कुछ लोग एक ऐसे, अभी तो टाइम तो कुछ, अब क्योंकि आधे घंटे हमारे पास बचे हुए हैं, आप में से और भी कोई परफॉर्म करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, अभी हमारे पास समय है, तो आप आधे घंटे में परफॉर्म कर सकते हैं। अभी मंच खुला है, तो इट्स अ रिक्वेस्ट। कभी मैं उन लोगों को यहाँ पे बुला करके एक छोटा सा एक सेशन रखूंगा आप लोग के सामने, जो यहाँ पे लगातार निरंतर अनफेलिंगली आकर के परफॉर्म करते आ रहे हैं। और क्यों करते आ रहे हैं उनसे ही पूछिए, और आप उनसे प्रेरणा पा सकते हैं तो पाइए कि क्यों। जैसे अब है उनमें से एक है, कुछ बीते दिनों से कुछ और भी पार्टिसिपेंट जो है, यहाँ प्रशांत जी भी है, नरेश भी है, बीच में गैप हुआ है, लेकिन ये लोग लगातार आए हैं। तो उनसे ही पूछिए कि क्यों वो यहाँ पे आते हैं और किस तरह का मोटिवेशन उनके अंदर काम करता है। और एक बार चला के देखिए, ठीक है, ठीक है। हेलो 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 हेलो, जब देखिएगा बैलेंस क्या है साउंड का, ठीक है ना? एक बार बैलेंस देख लीजिएगा जब गाएंगे तो। हेलो 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 हेलो, ज्यादा लाउड भी होगा तो जोगिया जोगिया लगन 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 लग गई है, तुमसे मेरी लगन लगी है। लगन 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 लग गई है, तुमसे मेरी लगन लगी। आंखें मेरी दर्द को तरसे, आंखें मेरी दर्द को तरसे, याद में मेरी नैना बरसे। फोटो में है नाम तेरा, सांसों में है नाम तेरा, वो मेरा दिल गया 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 गया। लगन 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 लग गई है, तुमसे लगन लगी। लगन 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 लग गई है, तुमसे मेरी लगन लगी।
चांदनी में कहीं जैसे खिलता कमल, ऐसा मुखड़ा तेरा जोगिया। चांदनी में कहीं ऐसे खिलता कमल, ऐसा मुखड़ा तेरा जोगिया। सादगी में कहीं जैसे ताजा गजल, ऐसा चेहरा तेरा जोगिया। आंखें तेरी दर्द तरसे, आंखें तेरी दर्द तरसे, आदम तेरी नैना बरसे। होठ में है नाम तेरा, सांसों में है नाम लगन। लगन 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 लग गई है, तुमसे मेरी लगन लगी। सॉरी, इस गाने को उतना प्रैक्टिस है नहीं, गाना पड़ जाएगा। मेरे ख्वाबों में आ, धड़कनों में समा, आके जलवा दिखा जोगिया। मेरे ख्वाबों में आ, धड़कनों में समा, आके जलवा दिखा जोगिया। अब तेरे बिना दिल लगता नहीं, आके फिर तू न जा जोगिया। आंखें तेरी दर्द तरसे, आदम तेरी नैना बरसे। होठ में है नाम तेरा, सांसों में है नाम तेरा। हो मेरा दिल गया 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 गया, लगन 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 लग गई है, तुमसे लगन लगी। लगन 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 लग गई है, तुमसे मेरी लगन लगी। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे। बहुत टफ गाना है ये, बहुत टफ गाना है। अच्छे से निभाया? नहीं नहीं, फिर भी बहुत अच्छे से किया यार, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। अब भाई अब गिटार के साथ भी गाना शुरू कर चुके हैं और यहीं से इनको ये मोटिवेशन मिला कि इनको गिटार भी सीखना चाहिए। गिटार पे भी इन्होंने पिछली प्रस्तुति जो दी थी, पिछली की पिछली, बहुत अच्छी दी थी। और उज्जवल ने हाथ में लेकर के माइक इनका सहयोग किया था, स्टैंड नहीं था हमारे पास। तो उज्जवल, इसी नोट पे मैं उज्जवल को बुलाना चाहिए। उज्जवल आइए आप। उज्जवल रश्मि रथी की कविता पेश करेगा। अच्छा, हमारे पास एक चीज है, पहले उज्जवल को मैं, सुरजीत जी कहाँ गए? सुरजीत जी, सुरजीत जी, हाँ सुरजीत जी की परफॉर्मेंस होगी, लेकिन उज्जवल आइए। हाँ नहीं नहीं नहीं, उज्जवल परफॉर्म कर चुके, लेकिन इनको किसी और वजह से बुलाया जा रहा है। आइए आइए उज्जवल। अच्छा, जो रेगुलर पार्टिसिपेंट हैं कारवा के, आइए आइए, नहीं आप आइए उज्जवल। उनको पता होगा कि हमने एक छोटा सा एक टोकन ऑफ अप्रिशिएशन के तौर पे फर्स्ट एडल्ट पार्टिसिपेंट जो भी होता है कारवा में, जो पहली प्रस्तुति होती है, उसके लिए हमने एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिशिएशन रखा है। आज की पहली जो परफॉर्मेंस थी एडल्ट परफॉर्मर की, उज्जवल को थी, तो प्लीज इनके लिए एक बार क्लैप करिए। और क्यों दिया है हमने, क्यों देने की शुरुआत करी? क्योंकि देखिए, पहली प्रस्तुति में ज्यादा भीड़ नहीं होती, ऑडियंस नहीं होती। एनकरेजमेंट का एक अलग लेवल मांगता है। जब कोई परफॉर्म करने आता है और जब देखते हैं कि ऑडियंस नहीं है, भीड़ नहीं है, तो एक मोटिवेशन का अलग लेवल चाहिए होता है। जब आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं और ये देखते हैं कि आपको सामने सुनने वाला नहीं है, ये बहुत अलग लेवल चाहिए होता है। और उन लोगों के करेज को सैल्यूट करने के लिए हमने एक छोटी सी शुरुआत करी कि पहला पार्टिसिपेंट जो भी होगा कारवा पे आएगा, वो ना सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, बाकी वो दूसरे लोगों को प्रेरित भी कर रहा है कि अगर मैं बोल सकता हूं तो आप भी बोल सकते हैं, आप भी आइए। तो इस करेज को सैल्यूट करने के लिए हमने ये पुरस्कार दिया और आज इसके लिए उज्जवल ने, इसको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। थैंक यू उज्जवल, थैंक यू सो मच। आइए आइए सुरजीत जी।
प्रथम दृष्टया भैया जो संचालक महोदय हैं हमारे, इनका थैंक यू। इन्होंने बहुत जो है प्रतिभाओं को यहाँ निखारा है और मौका दिया है सबको। संगीत आपने सुना, बहुत अच्छा सुनाया, भैया जो सुना रहे थे कहाँ गए, तो बहुत अच्छे से सुनाया। कुछ थोड़ा सा सुनिए और थैंक यू, अच्छा सुनाया था। शायरी का शौक आप लोगों को होगा, थोड़ा शायरी वायरी हो जाए। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू। तो फिर आपकी तारीफ में एक हो जाए, लेकिन वो कोई अपने ऊपर ना लीजिएगा। शायर जो है प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कहता है हमेशा, क्योंकि उसकी नजर में सूर्य का मतलब सूर्य नहीं होता, हवा का मतलब हवा नहीं होता, पेड़ का मतलब पेड़ नहीं होता है। तो कहना है कि किसी को तकूं या न तकूं, एक शख्स को तकना है। तकना तुम्हारी भाषा में कह सकते हैं ताड़ना, निहारना। कि किसी को तकूं या न तकूं, एक शख्स को तकना है। और आ गया है वो सामने मेरे, हकीकत है सपना है। आ गया है वो सामने मेरे, हकीकत है सपना है। और लोग कब कैसे ईद मनाते हैं लोग ही जाने, लोग कब कैसे ईद मनाते हैं लोग ही जाने। हम तो जब चाहे मना लेते, क्योंकि चांद हमारा अपना है। थैंक यू। एक और कि गुजर गया वो हादसा जो एक रोज गुजरने वाला था। गुजर गया वो हादसा जो एक रोज गुजरने वाला था। मैं अगर बच भी जाता, एक रोज तो मरने वाला था। मैं अगर बच भी जाता, एक रोज तो मरने वाला था। और मेरा नसीब मेरे हाथ कट गए, मेरा नसीब मेरे हाथ कट गए, वरना एक रोज मैं तेरी मांग में सिंदूर भरने वाला था। वरना एक रोज मैं तेरी मांग में सिंदूर भरने वाला था। आपका हुक्म था सरकार नहीं होने दिया। आपका हुक्म था सरकार नहीं होने दिया। खुद को दुनिया का तलबगार नहीं होने दिया। और जनाब ऐरे गहरे को ठहरने की इजाजत नहीं दी। दिल को दिल रखा है, बाजार नहीं होने दिया। दिल को दिल रखा है, बाजार नहीं होने दिया। थैंक यू। एक और ऐसा है, यहाँ ना तालियां मिलती हैं, तो आपको लग रहा हो कुछ और मिलता होगा ना, ऐसा नहीं है, बजाते रहिए, अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है। हाँ, कहना है कि तकिया भीग गया मेरा खारे पानी से, तकिया भीग गया मेरा खारे पानी से, जब से किरदार अलग हुआ है कहानी से, जब से किरदार अलग हुआ है कहानी से। और जब से किरदार अलग हुआ है कहानी से। और मैं यहाँ किसी लड़की से नजरें भी नहीं मिला पा रहा हूँ, मैं यहाँ किसी लड़की से नजरें भी नहीं मिला पा रहा हूँ। और वो अपना लहंगा मिला रही है किसी की शेरवानी से। वो अपना लहंगा मिला रही है किसी की शेरवानी से। एक और हो जाए, आप सारी सर करते तो और होती जाएगी फिर। ठीक है। कहना है कि बिछड़ गए एक रोज तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। बिछड़ गए एक रोज तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। और नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है। नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है। मैं खुश नहीं हूं मगर देखकर लगेगा नहीं। अब इस पर वसीम बरेलवी का जवाब सुनिए आप। ये तहजीब हाफी का शेर था, इस पे आप वसीम बरेलवी का जवाब सुनिए। कहना है कि बिछड़ गए एक रोज तो मोहब्बत का बंटवारा कर लेंगे। बिछड़ गए एक रोज तो मोहब्बत का बंटवारा कर लेंगे। और सारी खुशियां तुम ले जाना, हम तुम्हारी यादों से गुजारा कर लेंगे। सारी खुशियां तुम ले जाना, हम तुम्हारी यादों से गुजारा कर लेंगे। और हो जाए, हाँ आप साथ करेंगे तभी सुनाऊंगा। सुनिएगा कि ये थोड़ा सा मतलब जो है श्रृंगार का उच्च स्तर है, तो दिल पे मत लीजिएगा। कहना है कि ख्याल फुरकत से तो तुम्हें डर जाना चाहिए था। फुरकत होता है दूर जाना, ख्याल फुरकत से तो तुम्हें डर जाना चाहिए था। और मुझसे बिछड़कर तो तुम्हें मर जाना चाहिए था। मुझसे बिछड़कर तो तुम्हें मर जाना चाहिए था। और मेरे होठों से उलझना छोड़ो तो बताऊं, रात के 9 बज चुके हैं, तुम्हें तो घर जाना चाहिए था। मेरे होठों से उलझना छोड़ो तो बताऊं, रात के 9 बज चुके हैं, तुम्हें तो घर जाना चाहिए था। और मैंने सुना है तुमने मेरे बाद छोड़ दिया उसे भी और उसे भी
मेरे बाद तुमने छोड़ दिया उसे भी और उसे भी। मेरे बाद तो तुम्हें सुधर जाना चाहिए था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुरजीत जी। अच्छा सुरजीत जी, अभी आप किस डिपार्टमेंट में हैं? हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट में है सुरजीत जी। और यही मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आने से ना आपको, जैसे हम कभी कभी उस जोन में चले जाते हैं कि जज बहुत करने लगते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में शख्स हैं, लेकिन अंदर मैंने एक बात ये भी कही है कि यहाँ पे आते हैं तो आप अपने अंदर के कोमल पहलुओं को तलाशते हैं। हमेशा पुलिस के बारे में एक धारणा हो जाती है बहुत हार्श, हम लोग एक रूड, एक वैसे व्यक्तित्व की ज्यादा छवि बन चुकी है पुलिस के अंदर। और मुझे भी बड़ा सरप्राइजिंग लगा था, मैं कन्फेस करूंगा, जब मुझे पता चला था कि सुरजीत जी पुलिस डिपार्टमेंट में हैं तो मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि उनकी पहली प्रस्तुति भी मुझे याद है। बहुत बेहतरीन इनकी जो अंदाजे, जो आपका अंदाजे बयां है वो बहुत बेहतरीन है। अच्छा रोहित आइए, रोहित मिश्रा, अभी एक दोस्त इनके नाम लिखा के गए, आइएगा, 5 मिनट तक का समय है। उसके बाद उज्जवल है, नरेश है, आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है तो आप दोनों को समय दिया जाएगा। 6:30 हम कारवार आज का रैप अप कर देंगे। उम्मीद है सबको आवाज़ जा रही होगी। पता नहीं मेरी कविताओं पे, रचनाओं पे आपकी कैसी प्रतिक्रिया है, पर मैं सच कहूँ तो संचालक महोदय को सुनकर के मैं यहाँ पर आया। जिस तरीके का एप्रिसिएशन यहाँ पर और प्रोत्साहन लोगों को मिल रहा है, आवाज़ ठीक है, तो मुझे लगा कि यहाँ पे आना चाहिए। अब एक छोटी सी पहली कविता आपके सामने रख रहा हूँ, थोड़ी सी वीर रस की है। आपकी प्रतिक्रिया कैसी आएगी मैं बहुत ज़्यादा तो इस बारे में नहीं कुछ कह सकता। सुनिएगा बस कि नदी की तरह वेग धार पर्वतों से चल के आ, चंद्रमा है तू तो बादलों से फिर निकल के आ। नदी की तरह वेग धार पर्वतों से चल के आ, चंद्रमा है तू तो बादलों से फिर निकल के आ। बरस मेघ की तरह की शांति हो फिर कहीं, गरज मेघ की तरह की क्रांति हो फिर कहीं। तेज हो ललाट पे और आंखों में हो आंधियां, वीरता दिखा के तू मिटा दे सारी भ्रांतियां। धूप से क्या छांव से क्या रक्त बहते घाव से, कुचल के दर्द नाप ले तू तीनों लोक पांव से। संकटों को चीर संकटों को फिर निकल के आ, चंद्रमा है तू तो बादलों से फिर निकल के आ। बढ़ निकल जिधर बदल सफर हर एक शख्स का, प्रहर प्रहर तो इस तरह चुका दे मोल रक्त का। शब्द शब्द ब्रह्म हो उठे तू बोल तो प्रकाश हो, तेरे हाथों घोर तम का नाश हो विनाश हो। जीत से क्या हार से क्या वक्त के प्रहार से, वीर कब भला डरे हैं सिंह की दहाड़ से। मृत्यु गीत छोड़ जिंदगी के गीत बल से गा, चंद्रमा है तू तो बादलों से फिर निकल के। अगला प्रश्न, कोई हमदम सहारा नहीं चाहिए, कोई हमदम सहारा नहीं चाहिए, हमको कोई हमारा नहीं चाहिए। तुम कोई फूल हो या हो दरिया कोई, चांद हो या सितारा नहीं चाहिए। ढूंढता हो जो हम में किसी और को, ऐसा दर्पण दोबारा नहीं चाहिए। डूब जाएंगे बेशक भंवर में किसी, हमको तुमसा किनारा नहीं चाहिए। डूब जाएंगे बेशक भंवर में किसी, हमको तुमसा किनारा नहीं चाहिए। ऐ खुदा ऐसे लड़के को रखो वहीं, हमको रोहित तुम्हारा नहीं चाहिए। बंद अंधेरे कमरे में एक ऐसी रुत भी आई है, मैं बैठा हूँ देख रहा हूँ मुझ में बैठी तन्हाई है। बंद अंधेरे कमरे में एक ऐसी रुत भी आई है, मैं बैठा हूँ देख रहा हूँ मुझ में बैठी तन्हाई है। तन्हाई ने राग दिया है, खामोशी ने गाया है, दीवारों पर दिल पर मन पर तन्हाई का साया है। लाख ख्यालों से लिपटे कुछ ऐसे पल भी आए हैं, जब पागल बेसुध बेचारे से हाल पे दिल पछताया है। सुबह शाम से दूर ये मैंने कैसी दुनिया पाई है, मैं बैठा हूँ देख रहा हूँ मुझ में बैठी तन्हाई। आखिरी 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ।
किसी ज्वालामुखी के पास जाओ मत, किसी ज्वालामुखी के पास जाओ मत, मेरे किरदार पर उंगली उठाओ मत। अभी भी वक्त है तुम तोड़ दो यारी, महज एक शख्स में खुद को गवाओ मत। अगर बर्बाद होना हो तुम्हें भी तो मियाँ तुम पास बैठो दूर जाओ मत। जलाकर मौसमों को खाक कर दूंगा, मुझे अपने शहर यारों बुलाओ मत। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आइए मोहित जी, आइए मोहित जी। 10 मिनट और है हमारे पास। मेरा नाम मोहित यादव है। मैं पहली बार कविता बोल रहा हूँ। मुझे शौक है पढ़ने का, बट दूसरी की कविताएं पढ़ता हूँ। मुखर्जी नगर में पहला प्यार होता है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा नहीं ओके, आ रही है आवाज़ आपको? ठीक है। मुखर्जी नगर में पहला प्यार होता है किसी यूपीएससी एस्पिरेंट को, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। कैसे कहता है कि बस एक झलक भर ही देखा, ना जाने कैसे प्यार हुआ। बस एक झलक भर ही देखा, ना जाने कैसे प्यार हुआ। फिर क्या सपनों में अब उसके आना जाना हर बार हुआ। फिर क्या सपनों में अब उसके आना जाना हर बार हुआ। मित नए श्रृंगार रचा कर संकेत न जाने क्या देती। सांसों में घुल घुल करके मन मंदिर को महका देती। सांसों में घुल घुल करके मन मंदिर को महका देती। तिरछी आंखें बारीक हंसी अधखिले कमल सी वो लड़की। तिरछी आंखें बारीक हंसी अधखिले कमल सी वो लड़की। इन संकेतों की डोरी में हर बार मुझे वो उलझा देती। बस एक झलक भर ही देखा, ना जाने कैसे प्यार हुआ। बस एक झलक भर ही देखा, ना जाने कैसे प्यार हुआ। सूरत उसकी जब तक न दिखे संसार अधूरा लगता है। करवटे बदलती रातों में हो गया सवेरा लगता है। सूरत उसकी जब तक न दिखे संसार अधूरा लगता है। करवटे बदलती रातों में हो गया सवेरा लगता है। तारे गिन गिन रातें काटी जिसके खातिर यारो मैंने। तारे गिन गिन रातें काटी जिसके खातिर यारो मैंने। सच बोलूं उस लड़की का जैसे चांद सा चेहरा लगता है। सच बोलूं उस लड़की का जैसे चांद सा चेहरा लगता है। बस वो ही मेरी अपनी रही, बैरी सा संसार हुआ। बस एक झलक भर ही देखा, ना जाने कैसे प्यार हुआ। बस एक झलक भर ही देखा, ना जाने कैसे प्यार हुआ। थैंक यू। इनको भी डर लग रहा था, फर्स्ट टाइम बोला था इन्होंने, तो इसके लिए एक बार प्लीज तालियां बजाइए इनके लिए। मैंने जैसा बताया कि 600 में से तकरीबन 400 पार्टिसिपेंट यहाँ ऐसे आए हैं एक साल में जो पहली बार स्टेज पे उन्होंने कुछ बोलने का अनुभव प्राप्त किया। एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है अपने आप में, और इस चीज की प्रशंसा होनी चाहिए टीम के लेवल पे, एक पार्टिसिपेंट के रिसेप्शन और ऑडियंस के रिसेप्शन के लेवल पे, कि कितनी बड़ी चीज है। एक एडल्ट पार्टिसिपेंट जो मतलब एवरेज मुझे लगता है यहाँ पे 25 इयर्स का लगभग क्राउड होगा एज का, और इस वक्त आकर के अपनी इस चीज पे विजय हासिल करना, कि स्टेज फियर पे एक जीत हासिल करना, अपने अपने पब्लिक फियर को उसको जीतना बहुत बड़ी बात है इस उम्र के इस पड़ाव पे। तो आइए उज्जवल, इन्होंने भी इस चीज पे विजय हासिल करी है। रश्मि रथी कुछ चीजें कहेंगे, उसके बाद नरेश आप कुछ कहेंगे, उसके बाद देखते हैं थोड़ी बहुत चीजें हो सके तो मैं भी कुछ करने की कोशिश करूंगा।
रश्मि रसिक के लिए अभी टाइम है नहीं और प्यार मोहब्बत का माहौल बना है, क्यों खराब करे। ये भाई साहब पढ़ रहे थे, मैं सोचा था रश्मि रसिक पढ़ूंगा, बट जॉन एलिया याद आ गया। 4 लाइन भाई साहब के पढ़ेंगे कि हालते हाल के सबब हालते हाल ही गई, हालते हाल के सबब हालते हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई, तेरा फिराक जाने जा ऐसा था क्या मेरे लिए, तेरा फिराक जाने जा ऐसा था क्या मेरे तेरे लिए, यानी तेरे फिराक में खूब शराब पी गई। खैर, मैं जो कविता सुनाने वाला था वो तो रश्मि रसिक जी टाइम नहीं अपने पास, बट एक कविता है कि हम पुरुष कभी पुरुष बनकर अपनी महिला जो हमारी जीवन संगिनी होती है या गर्लफ्रेंड प्रेम का जो भी कहें, उनसे पुरुष बनकर प्यार ही नहीं कर सकते हैं। उनसे प्यार करने के लिए हमें स्त्री बनना पड़ेगा। और इसी पे कविता है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि आज के दिन और सिर्फ आज के दिन मैं चाहता हूं कि तुम्हें बताऊं कि सारी बातें जो प्रेम के सबसे सुंदर दौर में कही जाती है पुरुष द्वारा, वो स्त्री बनकर कही जाती है। यकीन मानो, हर बार तुम्हारी गोद में तुमसे कसमें वादे खेलते वक्त मैं मन से स्त्री होता हूँ। मुझे माथे पर माँ की बिंदी और आंख में बहन का काजल महसूस होता है। मुझे मेरे बाल कमर तक महसूस होते हैं और ध्यान वादे से ज्यादा बाल पर जाता है। कितनी मुश्किल होती होगी गर्मियों में कि तुम रोने से पहले सोचती हो क्या काजल या आईलाइनर के बारे में। भरा हुआ दिल, लक लक छाती का भार, कंधे के दोनों तरफ दाग, कॉन्ट्रास्ट में उलझा हुआ मन, और तो और सड़क पर यह भी लगता है जैसे हर शख्स मुझे ही देख रहा है। उनका यूं घूरे जाना मुझे नहीं पसंद। ओह, मैं कितना सोच रहा हूँ। कोई मुझे बताए कि मुझे प्यार करना चाहिए, हिसाब नहीं। मैं तुमसे मिलने नहा धोकर आता हूँ। ब्राह्मण पिता रोज की तरह टीका सजाते हैं मेरे माथे पर, जो झका झूमर में शायद तुम्हारे दुपट्टे के कोर पर रच बस जाता है। और अंततः उस पिता के तिलक को माँ की बिंदी होने के बीच एक खूबसूरत बात यह है कि सारी बातें जो प्रेम के सबसे सुंदर दौर में कही जाती है पुरुष द्वारा, वो स्त्री बनकर कही जाती है। तुम्हें पता है कितनी बार मैं अपना शरीर निहाल हो जाता हूँ। 10वीं की बायोलॉजी पर जोर डालता हूँ, क्या क्या अजीब पढ़ा था। नर कैसा, मादा कैसी, कैसे बढ़ता है शरीर जब बाल आते हैं, मगर वहाँ कहीं नहीं था पुरुष के भीतर स्त्री की बात, कहीं नहीं था मिलकर घुल जाने का जिक्र। अब दिन दिन अपने अस्तित्व को देखकर अपना शरीर मुझे तुम लगने लगा है। हाँ, मुझे लगा, और तुम जानो कि मेरे स्तनों की जगह पर वैसी ही आकृति, मेरे चेहरे के चारों तरफ वैसा ही कोमल भाग मुझे तुम बनाते हैं। इसीलिए आज के दिन और सिर्फ आज के दिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि पढ़ी हुई बायोलॉजी भूलकर मैं 24 घंटे तुम रहना चाहता हूँ। ओह, यह तो कितना सुखद है ना कि प्रेम के दौर के बाद भी जब सारी बातें स्त्री बनकर कही जाए। थैंक यू। वाह वाह, कितनी डीप बात कही गई है इस कविता में, और इसी चीज पे मैं फक्र करता हूँ कि हाँ 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 ओके, तो आइए नरेश, आप आइए। अगली बार से कारवा 3:30 बजे से होगा, ठीक है ना? 3:30 से होगा। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि 3:30 से होगा कारवा 5:30 तक, ठीक है ना? और अभी नरेश की प्रस्तुति होगी, उसके बाद कारवा जो है एक थोड़ी बहुत हो सके तो मैं कुछ पेश करूं, उसके बाद वो चूंकि सामान जाना है इसलिए ये ट्राइपॉड खुल रहे हैं। आइए। सुधांशु जी, माफी चाहूँगा पहले तो मैं कुछ अपनी एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता था, लेकिन बुक कलेक्ट कर दी गई है तो
स्टोरी मैं नेक्स्ट वीक सुनाऊंगा, एक छोटी सी कविता। वैसे तो मैं आशय रस की कविताएं लिखता नहीं हूँ, और मैंने एक कविता पहले लिखी थी काफी टाइम पहले जब मैंने लिखना शुरू किया था, और वो मैंने अपने कलेक्शन से भी हटा दी थी, लेकिन मैंने काका हाथ ऋषि का कलेक्शन अभी लेके आया मैं, तो फिर मैंने उसको फिर से शामिल किया कि मैंने एक आशय रस की कविता लिखी। आशा करूंगा आप अच्छे से सुनोगे, और जो टेम्पो के पास खड़ी है ऑडियंस उनको भी बोलना चाहूंगा कि प्लीज जरूर सुने। जब हम 12th पास करते हैं और कॉलेज के खुले माहौल में जाते हैं तो हमें बहुत सारे कैटेगरी के लोग मिलते हैं, कुछ राजनीति से घिरे हुए, और हम भी उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वो हवा एक अलग होती है। उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये कविता लिखी, पूरी नहीं कर पाया लेकिन 2 अंतरे आपको बड़ा मजा आने वाला है। जब एक लड़का पहले वो कॉलेज में जाता है, कैसे उसको खुला माहौल मिलता है और किस तरीके से, कभी हम भी बजरंग दल के सरदार हुआ करते थे, कभी हम भी बजरंग दल के सरदार हुआ करते थे, पार्क में हर खबर के खबरदार हुआ करते थे। कभी हम भी बजरंग दल के सरदार हुआ करते थे, पार्क में हर खबर के खबरदार हुआ करते थे, पर आजकल अजीब दुनिया में डूब रहे हैं, बजरंग दल वाले हमें ही ढूंढ रहे हैं। कैसे जब प्यार होता है तो पहले सोशल और फिर अलग होना लोगों से। अब शुरू में क्या होता है कि ज्यादा हम चीजों को नोटिस नहीं करते, फूल लगाए तो वो फूल है ठीक है, और मतलब बरसात हो रही है तो ठीक है, उसकी समस्याएं हैं अपनी है, लेकिन जब किसी लड़के को एक पहली बार प्यार होता है तो उसको सारी चीजें अलग अलग अनुभूति होने लगती है। ठंडी गर्म हवाएं बादल सब जियोग्राफी का हिस्सा होता है, ठंडी गर्म हवाएं बादल सब जियोग्राफी का हिस्सा होता है, बरसात पानी तो खेत में सिंचाई का हिस्सा होता है, पर अब तो नम हवाओं का भी असर होता है, यार इश्क तो जबरदस्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू दीजिएगा उज्जवल जरा। थैंक यू नरेश। अगली बार से कारवा 3.5 से 5.5 होगा, आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। कनेक्ट नहीं छोड़ दीजिए, मैं बस स्केल ले लूंगा। तो मैं जैसे दरबारी राग मेरा पसंदीदा राग है, तो क्लासिकल की जब बात होती है तो दरबारी, अगर मैं अपना जीवन समर्पित करना चाहूँ एक राग को, तो दरबारी राग एक ऐसा राग है जिसको मैं समर्पित कर सकता हूँ। तो अभी चूंकि कारवा का मंच संचालित करते करते थोड़ी जो है थकान हावी हो जाती है, तो ये जब राग करता हूँ ना तो शांति मिलती है, तो मैं कोशिश करूंगा। चलिए कनेक्ट कर ही देते हैं, लगता है क्योंकि बैकअप आएगा नहीं। मैं दरबारी को पूरे क्लासिकल फॉर्म में करूंगा। बंदिशों की छोटी सी मेडली होगी, टी 512। तो दरबारी चूंकि ताल पे अलग खिलती है, लेकिन बहुत गंभीर प्रकृति का राग है, तो उसको मैं बिना, आज गिटार भी नहीं है, कैराउके भी नहीं, तबला छोड़ दो, इसी पे रखता हूँ।
कोमल लगते हैं इसमें, तो काफी गंभीर प्रकृति का राग माना जाता है। और यही सब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो हमें टाइम की थोड़ी लिमिटेशन। अब देखिए 2 घंटे होने के बाद बैटरी गिव अप कर गई। नहीं ठीक है उसको बजने सही। तो इसमें नी कोमल धा कोमल, वैसे संगीत के जो छात्र हैं वो समझ पाएंगे, लेकिन नी कोमल और धा कोमल और गा कोमल इसमें प्रधानता होती है, तो इसको ऐसे लिया जाता है। हेलो आई डोंट नो कि आज प्रॉब्लम आ रही है। नी सर ध नी प मा प ध नी रे सा मा प ध मा प नि सा नि प ग मा रे सा नि स रे ध नि प मा प ध नि रे सा किन बरन कान भरे बरन कान भरे मोर पिया मोसे बोलत नाही, मोर पिया मोसे बोलत नाही, किन बरन कान भरे। अलग अलग घराने की बंदिश होती है, तो एक अलग घराने की बंदिश है। मैं तो को चरणन दासी, मैं तो को चरणन दासी, चरणन शीस धरूं, किन बरन कान भरूं, बरन कान भरे। एक अलग बंदिश है। घर जाने दे छार मोरे बैया, घर जाने दे छार मोरे बैया, हा हा करत तोरी पैया परत हूँ, हा हा करत तोरी पैया परत हूँ। मोहन सो झगरैया, घर जाने दे छार मोरे बैया, नगर डगर के लोगवा कहत हैं, नगर डगर के लोगवा कहत हैं, चर्चा करे सब नारियां, जाओ जी तुम खाओगे गारियां, जाओ जी तुम खाओगे गारियां। मोहन सो
झगड़ैया घर जाने दे छार मरे बैया सारे गा मा रे सा सारे गा मा पा पा गा मा रे सा सारे गा मा पा रा नी पा गा मा रे सा नी धा नी सा नी धा नी सा नी धा नी सा घर जाने दे छार मरे बैया। अथा गाने हैं जो दरबारी पे हैं, कोई गाना याद आ रहा है इस राग पे? कौन सा? झनक झनक तोरी बाजे पायलिया प्रीत के गीत सुनाए पायलिया झनक झनक तोरी बाजे पायलिया निजरे धनी पमा पधनी रे सा रे सा रे सा झनक झनक तोरी बाजे पायलिया। इसी रात पे है मोरा पिया मोसे बोलत नाही मोरा पिया मोसे बोलत नाही द्वार जिया के खोलत नाही मोरा पिया मोसे बोलत नाही। सारे गा रे गा मा पा मा पा दा पा दा नी धा नी दा सा नी धा नी दा पा धा पा मा पा मा गा मा गा रे सा गा रे सा मोरा पिया मोसे बोलत नाही। थैंक यू सो मच। तो ये दरबारी थी बंदिशों की बैटली और उसके बाद आधारित एक दो गाने थे। कोई भी राग जो है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। जो मैथ्स के विद्यार्थी होंगे सुरों में जब दो चार सुर को लगा करके एक रचना होती है और उसकी एक लयबद्धता होती है और उसी के आधार पर राग बहुत डीप चीज है। और जितने भी गाने निकले हैं खास तौर से हिंदुस्तानी संगीत में, चाहे वो गजल कहे या आप सुगम संगीत कहे, सब के सब जैसे गजलों की बात करें तो बहुत सारे गजल हैं जो आपके दरबारी राग पे आ जाते हैं। सांसों की माला पे सिमरू में रूपी का नाम कहे, हंगामा है क्यों बरपा, सब के सब राग दरबारी हैं। और ऐसे सिर्फ राग दरबारी पे ही नहीं है, यमन भैरवी मतलब अथाह कंपोजिशन है, ललित पुरिया धनश्री। तो कोशिश करिएगा कभी जैसे सिर्फ तानपुरे का सहारा लेकर के आज इसलिए आपके सामने इस राग को प्रस्तुत किया, कभी कभी हम उस जोन में चले जाते हैं। संगीत एक सीवी रमन का आर्टिकल है, योर बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट। सीवी रमन जो फिजिसिस्ट थे, सीवी रमन जिनको नोबेल मिला हुआ है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है कि योर बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट, कि कैसे आपका शरीर स्वयं एक संगीत का एक इंस्ट्रूमेंट है। उन्होंने बाकायदा मैथमेटिकली इस चीज को प्रूफ किया है। तो समटाइम्स कभी कभी हमें इस चीज को अनुभूत करना चाहिए कि हमारे अंदर वो सारी चीजें व्याप्त हैं। अगर हम संगीत की विधा में भी पारंगत होना चाहते हैं तो हमारे अंदर से ही नाद की उत्पत्ति हो रही है। वी इन आवर सेल्फ इज अ वेरी 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 पॉजिटिव वाइब्रेशन, इज अ वेरी पोटेंट वाइब्रेशन। और उस चीज को फील करना, अगर हमें कोशिश हमें उस चीज की करनी है तो जितना हम शोर शराबों से दूर होंगे और जितना हम वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की कभी कभी हम संगत होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी सिर्फ तानपुरे का सहारा लीजिए और हो सके तो इसको भी छोड़ दीजिए और अपने अंदर की उस वाइब्रेशन को फील करिए। राग में आपको एक अलग व्यक्तित्व दिखेगी, छवि दिखेगी। और राग कहते हैं बहुत जीवंत होता है चीज, जीवंत होती है चीज। आपको लगेगा कि आप किसी के साथ विचर रहे हैं, तैर रहे हैं, उसकी यात्रा करिए। इसलिए सीखिए और इस तरह की चीजों को सुनने के लिए कारवा में आइए। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। सी यू नेक्स्ट वीक 3:30 बजे से नेक्स्ट टाइम होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Bluetooth